हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आपसे वीडियो एक शेयर किया था जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी और आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी दिखाई थी मैंने, और इसमें बताया था किस तरह से अलग अलग चीज़ें मेंशन है अलग अलग जगहों पे। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट, ये मैंने आपको बताया था, और इसको हम बिल ऑफ राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से शुरू हो जाता है, 12, 13, लेकिन हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो आता है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब मैं पहले डेफिनेशन आपको पढ़ के बताता हूं। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर होंगे और कानून सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बोलता है। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी चलता है। तो उसके अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आर्टिकल 14 आपने जैसे कर लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 15 विच सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब गवर्नमेंट आपसे कभी भी किसी भी बेसिस पर, जो ये मेंशन है यहाँ पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये देखिए, आप अगर आप क्लॉज पढ़ेंगे तो क्या कहता है? द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। फिर इसमें आगे डेफिनेशंस है। तो ये था एक्चुअली ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बड़ा इलेबोरेशन है और बड़ी लैंग्वेज जो है वो बड़ी टेक्निकल है। तो मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो अभी फिलहाल आपके लिए रेलिवेंट है। तो नेक्स्ट में आप आ जाइए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, गवर्नमेंट जॉब की बात आएगी, तो वहां पर आपको सबको बराबर, हम सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। किसी भी इंडिविजुअल के साथ उसके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न इन द गवर्नमेंट सेक्टर। देन नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 आ गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जो पहले हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, अब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को अछूत माना जाता था, उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, दैट इज अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जैसे नाम के साथ लगाते हैं, वो टाइटल्स जो हैं वो सिर्फ आप एकेडमिक और आर्मी के टाइटल्स यूज कर सकते हैं। देखिए अब इसमें लिखा भी है, नो टाइटल्स नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, except by any present emolument or office of any kind from or under any foreign state। मतलब आप कोई भी टाइटल फॉरेन कंट्री से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे टाइटल्स की बात और भी है, जैसे बहुत सारे टाइटल्स पहले भी हम एक्सेप्ट यूज करते थे हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले, उनको भी यूज नहीं कर सकते। Then we move on to second right, which is mentioned in the constitution, right to freedom। right to freedom में क्या आ गया? सबसे पहले आर्टिकल 19 में आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स शेल राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे पहले आ गया आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके साथ साथ कुछ और फ्रीडम्स भी हैं, जैसे कि टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, to form association or union, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। मतलब ये सारी फ्रीडम जो है हमको आर्टिकल 19 में मिल जाती हैं। राइट, अब आगे चलते हैं आर्टिकल 20 पर।
Article 20, let me see where we have skipped. Article 20, 19, here we come. देखिए आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपसे आपको कोई ऑफेंस होता है तो उसमें जो कन्विक्शन होती है उस वक्त क्या प्रोटेक्शन आपको मिलती है अंडर राइट टू फ्रीडम। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। मतलब आपको कभी भी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जिसके लिए कोई लॉ ऑलरेडी इन प्लेस ना हो एट द टाइम ऑफ commission of the act, and no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। एक ही क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। अपने ही खिलाफ आपको, ये देखिए आप देख रहे, अपने ही खिलाफ आपको जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देन आर्टिकल 21 फ्रीडम में ही आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी इंसान से उसका जीने का अधिकार और उसकी जो पर्सनल लाइफ में जो लिबर्टी है उसको नहीं डिप्राइव्ड किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये है कि ऐसे नॉर्मली नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर उसने कोई क्राइम किया है उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो लॉ का प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स मूव अहेड। आर्टिकल 21 हो गया। अब विल टॉक अबाउट आर्टिकल 21A जो कि अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, पहले डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन। आपको पता है कि ये अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of age 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। फिर आ जाइए आप आर्टिकल 22 पे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उस वक्त आपके क्या राइट्स होते हैं। पहली बात, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिनाइड डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज ही may be of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। मतलब अगर किसी को किसी ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है तो उस केस में उसको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे या रीजन देना पड़ेगा कि किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको ये फ्रीडम मिलेगी कि वो अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर की राय ले सकता है। इसके बाद एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मतलब जिसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेगा कि उसकी जो कस्टडी है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, उसको पकड़ के रखना है या उसको छोड़ना है। राइट, अभी और डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। And we move on to the next right. After Article 22, we move on to Article 23 of the Constitution. Here we go. Article 23. तो अब राइट टू फ्रीडम यहाँ खत्म हो गया। आर्टिकल 23, 24 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। पहली बात, ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इलीगल डिक्लेयर करता है, और जो बेगार की जो पहले एक प्रथा थी उसको भी जो कंप्लीटली बैन करता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सच प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। बेगार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो राजा महाराजा होते थे या अंग्रेज होते थे, इनके लिए किसी को भी फ्री में काम करना पड़ता था और उसके बदले में उनको कोई वेजेस नहीं मिलते थे। काइंड ऑफ फोर्स लेबर था ये। तो इसको भी बैन कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 23 अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड थिंग इसमें मेंशन है कि जो बच्चे हैं उनको किसी भी हैजर्डस जॉब में नहीं लगाया जा सकता। राइट, ये आपका आ गया आर्टिकल 24 में। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। No child below the age of 14 years shall be employed in the work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। किसी hazardous employment में उसको नहीं लगाया जा सकता। तो ये हो गया आपका थर्ड राइट,
right against exploitation. Now let's move ahead. Sorry. अब आ गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सॉरी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम तो पहले हो गया था. तो राइट टू फ्रीडम में क्या है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. मतलब आपको सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, हेल्थ का ख्याल रखना है, और ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको पूरी आजादी है. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent state from making any laws. ये डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, बस आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूं अभी फिलहाल कि सिर्फ आपको क्या लॉ, जब हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सरसाइज करेंगे तो किस चीज का ख्याल रखना है, पब्लिक ऑर्डर, दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ. यानी कि कोई भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, या मॉरली ठीक नहीं है, या हेल्थ के खिलाफ है कि आप अपने आप को नुकसान देना शुरू कर रहे हैं, या बलि का जो एक सिस्टम था, वो सब चीजें जो है वो राइट टू फ्रीडम उसको अलाउ नहीं करता. अदरवाइज आपको पूरी फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आपके जो भी रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज करने की पूरी फ्रीडम है. अगेन यहां पर भी वही कंडीशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law. Next we have Article 27, which says freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप टैक्सेस पे करें. Article 28, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. कुछ certain educational institution में कोई religious अगर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो आपको फ्रीडम है, अगर आप चाहें तो वो आपको नहीं दी जा सकती, जबरदस्ती नहीं दिया मतलब आपको पढ़ाया जा सकता. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स. यानी कि गवर्नमेंट के फंड से जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रही है वहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रीचिंग या टीचिंग नहीं दी जाएगी. राइट, एंड बाकी डिटेल मैंने आपको बताई. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट राइट वी हैव, fifth right, which is cultural and educational right, and this is specifically designed for minorities in our country. minorities में आपको पता है मुस्लिम्स हैं इंडिया में, और क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, इनको हम माइनॉरिटीज में कंसिडर करते हैं. तो इनकी माइनॉरिटी को कभी ये ना लगे कि उनको डोमिनेट किया जा रहा है, इसलिए ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनके लिए. तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. मतलब आपको अपने कल्चर को, minority को पूरी फ्रीडम है कि वो आप अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं. Along with it, no citizen shall be denied admission into any education institution maintained by the state receiving aid out of the state fund or ground only on the religion, caste, language or any of them. जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट फंड से फुली या पार्शली मेंटेन किया जा रहा है वहां पर किसी को भी एडमिशन से रोका नहीं जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. एंड देन आर्टिकल 13 सेज राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब जो मिनॉरिटीज हैं उनको ये फ्रीडम है कि वो अपनी अगर अपने रिलीजन या अपनी लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए अगर वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं. एंड आर्टिकल 13 ओमिट हो गया है, ये राइट टू प्रॉपर्टी था. अभी ये आर्टिकल 300A में लीगल राइट है. ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट राइट के ऊपर, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है. ठीक है, आर्टिकल 32 में बाकी सब डिटेल जो है वो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बात कर रहा हूं. आर्टिकल 32 इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या कहा गया है
रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि अगर इस पार्ट में जो भी राइट्स दिए गए हों उनको इन्फोर्स करने के लिए क्या रेमेडीज हैं. द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड. इस राइट में यही कहा गया कि जो भी पार्ट 3 में जो भी राइट्स मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उनका इन्फोर्समेंट नहीं होता यानी कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है गवर्नमेंट, तो उसके अगेंस्ट आप सीधे सीधे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. और सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको इंश्योर करेगा? थ्रू रिट्स. द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ, कौन कौन सी रिट्स होंगी? Habeas corpus, mandamus, prohibition, queverento and certiorari, which may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. इन 5 रिट्स के थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स जो है, जो भी हमारे ग्रांटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको इंश्योर किया जाएगा, ऐसा इस राइट में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में कहा गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो अब इसमें जो रिट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में. अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही. एंड गुड लक, स्टे सेफ एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.